नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गडोदिया से। हम ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है भारत से संबंधित, उसमें उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था और दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग रहने के लिए जाते हैं, उनका प्रकार किस प्रकार का है, कारण क्या है और उसके परिणाम क्या होते हैं। क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से संबंधित जो अध्ययन है वो हम पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रवास यानी कि कुछ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कुछ नौकरी करने के लिए जाते हैं, कुछ रोजगार के लिए या कुछ अन्य कारणों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो प्रवास क्या है, कारण इनमें बहुत सारे हो सकते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। जैसे औद्योगिक इकाइयाँ होती है तो वहाँ पर लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला चैप्टर था, उसमें जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का संगठन अपने देखा। उसके नोट्स भेज दिए जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग अपनी वर्कबुक में उसको करना, होमवर्क वाली बुक में, नोटबुक में उसको अच्छे से करना, याद करना उसको। पहला चैप्टर अपना क्लास के माध्यम से चल रहा है। पहली बुक जो है वो क्लास के माध्यम से चल रही है, दूसरी बुक अपनी वीडियो के माध्यम से चल रही है। तो दूसरा जो चैप्टर है उसको आज अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ एक कहानी से शुरू करते हैं। इसमें एक व्यक्ति है, वो किस प्रकार रोजगार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। अब देखो, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि उसका जन्म गांव हुआ बिहार में हुआ और रह कहाँ रहा है? छत्तीसगढ़ में, भिलाई में। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह पिछले 31 वर्षों से रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे और उनके आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। कहने का तात्पर्य, उस व्यक्ति जिसने पढ़ाई अलग जगह से की, नौकरी अलग जगह कर रहा है, उसके जन्म उसका अलग जगह हुआ, उसके माता पिता अलग जगह निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि प्रवास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राम बाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरे बच्चे लड़की ने अपना उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यानी कि इसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों ने जो एजुकेशन है वो अलग अलग जगह से प्राप्त की और अलग अलग जगह अब निवास कर रहे हैं। यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांवों से शहरों और छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रवास देखे जा सकते हैं, जहां पर व्यक्ति अपने काम के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या शादी के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। तो ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के प्रवास करते हैं और ऐसे प्रवास अपने को दिनों दिन देखने को मिलते हैं। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले से ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जनसंख्या वितरण का एक भाग है और जनसंख्या वितरण यानी कि किस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति चला जाता है। भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक और के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में, सर जमीने हिंद पर अव्वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में बहुत सारे
देशों से भी लोग आकर बसे और यहाँ के होकर रह गए और ये हिंदुस्तान के वासी हो गए। तो देखो, विश्व के सभी भागों में लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे और इसी में भारत की रचना हुई। इसी प्रकार भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर जीवन की तलाश में बाहर की तरफ गए। तो ऐसा सारा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ते हैं? प्रवास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है, देखिए, भारतीय, ये देखो, और पश्चिमी यूरोप के देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते हैं। यानी कि भारत के लोग भी बाहर के देशों में गए और बाहर के देश जो लोग हैं वो यहाँ आकर रहने लगे। आज अपन बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो इटली है, जापान है, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में निवास करते हैं और वहाँ पर रोज़गार प्राप्त करते हैं। और वहाँ के लोग, जैसे अफ्रीकी लोग हैं या अपने जैसे बांग्लादेशी लोग हैं, ये आसपास के जो लोग हैं वो भारत में आकर निवास करने लगे और यहीं के होकर रह गए। तो इस प्रकार के प्रवास अपने को देखने को मिलते हैं। भारतीय प्रसार, उपनिवेश काल में ब्रिटिश काल के दौरान, उपनिवेश काल का मतलब है जब यहाँ ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के मॉरिशस, कैरिबियाई द्वीपों, ट्रिनिडैड, टोबैगो और गुयाना, फिजी और दक्षिणी अफ्रीकी फ्रांसीसियों और जर्मनियों द्वारा रियूनियन द्वीप, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोगों और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और द्वीप के अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा था। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। फिर भी इन कराबंद मजदूरों, यानी कि एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर आते थे, कि जीवन की दशाएं दासों से बेहतर नहीं थी। यानी कि ये एक एग्रीमेंट के तहत भारत में लाए जाते थे, क्योंकि उस समय यहाँ पर रोपण कृषि करवाई जाती थी इनसे। तो इन कैरिबियाई द्वीपों से या अफ्रीकी देशों से इन लोगों को लाया जाता था और यहाँ पर काम करवाया जाता। लेकिन इनकी जो स्थिति थी वो एक दासों से दास, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, दास होते हैं, उनकी जैसी स्थिति थी। कहने का तात्पर्य, एक एग्रीमेंट के तहत लाने के बाद में भी उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस प्रकार यहाँ ये आए। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और यह प्रवृत्ति आप भी जारी है। यानी कि यहाँ के लोग भी अन्य देशों में व्यापार के लिए गए, रोजगार के लिए गए या अपने बेहतर जीवन को बनाने के लिए वहाँ पर गए और आज भी ऐसी स्थिति जारी है। सन 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों का भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ। तो इस प्रकार जो अच्छे उद्यमी थे उनका भी प्रवास विदेशों में हुआ, यानी कि वह यहाँ से वहाँ चले गए अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टरों, अभियंताओं 1960 के बाद, यानी कि जो इंजीनियरिंग थे, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं और वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और 1980 के बाद अन्य समाविष्ट थे, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। यानी कि जो अच्छे पढ़ लिख चुके थे और जिनको ऐसा लग रहा था कि विदेश में उनका भविष्य अच्छा है, तो ऐसे लोग भी, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग है, अभियंता है, ये सारे लोग वहाँ गए। और कुछ ऐसे लोग भी गए जो जहाँ पर अपने बेहतर भविष्य के लिए गए। तो ऐसा प्रवास देखने को मिलता है। तो इन व्यक्तियों ने सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले और सफलतम समूह में से एक होने की विशिष्टता का आनंद लिया। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। यानी कि 1990 के बाद में उदारीकरण लागू हो गया और लोग विश्व में बेटोक रोक आने जाने लगे, तो इसको भारतीयों ने बहुत अत्यधिक बढ़ाया। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ये लोग अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब आते हैं प्रवास। आप भारत में जनगणना से
पहले आप भारत में जनगणना से पहले से ही परिचित हैं। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना में ही दर्ज करना प्रारंभ कर दिया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया और उसमें 2 घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गाँव या नगर, और यदि अन्यत्र जन्मा है तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि भी अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। यानी कि बाद में प्रवास किन कारणों से किया गया उनको भी एक कॉलम में समाविष्ट किया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन कारणों से प्रवास हो रहे हैं। तो जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की यानी कि ग्रामीण है या नगरीय है स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। यानी कि व्यक्ति की पूरी डिटेल उसमें ले ली जाती है कि अगर वह भारत में जन्मा है तो कौन से नगर और गाँव में जन्मा है, अगर वह भारत में नहीं जन्मा है तो अन्य देश में जन्मा है तो कहाँ का जन्म लिया हुआ है। तो इस प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है। दूसरा, क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर यानी वह पहले कहाँ निवास करता था, ग्रामीण नगरीय, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन से देश से आया है, कहाँ पर निवास करता था, कारण क्या था भारत आने का, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल से पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान के प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला, जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान के से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ यानी कि 37% ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में ये संख्या 31.5 करोड़ यानी कि 31% थी। यानी कि वह पहले जो जन्म है वो कहीं और हुआ होगा और वह अब वर्तमान में कहीं और रह रहे होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो प्रवास की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने पड़ोस के 5 घरों का सर्वेक्षण कीजिए। यदि प्रवासी है तो पाठ में दी गई कसौटियों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। ये क्रियाकलाप दे रखा आप लोगों के लिए। आप प्रवास व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस में कौन बाहर से आया हुआ है या इनका मूल निवास स्थान यहाँ का है या नहीं, तो इसके बारे में अपन क्रियाकलाप के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रवास की धाराएँ, आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। पहला, ग्रामीण से ग्रामीण यानी कि एक गांव से दूसरे गांव। और दूसरा, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। तो भारत में 2011 के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकल्पित 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। इसमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। इसमें से अधिकांश विवाह उपरांत प्रवासी थी, यानी कि शादी के बाद में वह फिर अपने पति के घर रहने चली जाती है। तो इस प्रकार का प्रवास स्त्रियों का देखा जाता है। अब आता है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी कि एक तो एक ही राज्य के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने वाले। दूसरा आता है अंतर्राज्यीय, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले। देखो, प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र 2.1 और चित्र क और 2.1 ख में प्रस्तुत किया गया। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। ध्यान में, स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान में शादी होने के बाद में चली जाती है।
इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर राज्य प्रवास ग्राम के नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो ऐसा प्रवास देखने को मिलता है। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों के प्रवास, आप्रवास और उन देशों की ओर भारत के उत्प्रवास भी हुआ है। तालिका 2.1 में पड़ोसी देशों से प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। जनगणना 2011 में अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ। इसमें से 88.9% पड़ोसी देशों से आए हैं। बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान प्रमुख है। तो इन देशों से भी भारत में प्रवास करने के लिए आए हैं। अपने को इसमें चित्र दे रखे हैं 2.1 के निवास के अंतिम स्थान के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवास दर्शाती प्रवास की धाराएं, ये दे रखा है इसमें। और इसमें निवास के अंतिम स्थान के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवास दर्शाती प्रवास की धाराएं, ये दोनों जो चित्र हैं स्त्री पुरुष दोनों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए क्रियाकलाप दे रखा आपको। पड़ोसी देश के प्रवास यानी कि 47,66,231 को 100% मानते हुए तालिका 2.1 में दिए गए आंकड़ों को पाई आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये तो अपन आराम से एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर आता है प्रवास में स्थानिक भिन्नता। ये किस प्रकार देखते हैं, देखो। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करती है। प्रवासियों में महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि ये इन राज्यों से तो वहाँ पर जाते हैं और उन राज्यों में वहाँ पर निवास करते हैं। प्रवास के कारण क्या हो सकते हैं, तो प्रवास के कारण हैं लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और इसमें इतना ही दे रखा है, आगे के चैप्टर में दे रखा है। इसमें एक तालिका दे रखी है, उसको अपने ग्राफ के माध्यम से हम उसका ग्राफ बना सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस प्रकार ये तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। अब देखिए जन्म के स्थान को छोड़ देते हैं, इसके विविध कारण हो सकते हैं जिन्हें वृद्ध रूप से 2 संवर्गों में रखा जा सकता है। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, और अपकर्ष कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। 2 कारण बताएं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि, भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवात के तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक है जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण और प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम यानी कि काम की जो गारंटी होती है वो लोगों को आकर्षित करती है। तो इस प्रकार ये प्रतिकर्ष कारक और आकर्षक कारक अपने पढ़े। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है और कितने कारण इसमें काम कर सकते हैं। इसमें एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखो, मैं आरिफ खान हूँ, मैं अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ 30 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर खेतों में काम करता हूँ। यहाँ सभी को 30 दिन काम नहीं मिलता। इसके साथ मैंने खेती के लिए पट्टे पर ज़मीन ले रखी है, बल्कि ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं। मेरी पत्नी बीमार है और तपेदिक से पीड़ित है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधा के अभाव और पैसों की कमी के कारण मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ हूँ। प्रचलित परिस्थितियों ने मुझे भ्रमित कर रखा है। एक व्यक्ति की व्यथा यह है जो गांव में रहता है और उसके सामने इतनी बड़ी समस्या है।
अब दूसरा है, मैं मोहन सिंह हूँ, लुधियाना में बिनाई वस्त्रों की फैक्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 रुपये महीना लेता हूँ। मेरे पास समयोपयोगी के अतिरिक्त धन कमाने का अवसर है। यहाँ चिकित्सीय, शैक्षिक और मनोरंजक सुविधाएं भी उपलब्ध है। फिर भी परिवार के सदस्यों और बच्चों की अनुपस्थिति व्यग्रता पैदा करती है। नौकरियों के अनेक अवसर है, यानी कि एक व्यक्ति है जो गांव में रहता है, अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ रहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण से वह व्यथित है। उसे 30 दिन रोजगार नहीं मिलता। एक ये व्यक्ति है जिसके पास 300 दिन रोजगार है, अच्छी कमाई है, लेकिन वह, उसके पति, पत्नी और बच्चे बाहर रहते हैं, जिसके कारण गाँव में रहते हैं, जिसके कारण से वह परेशान रहता है। तो मैं एक महिला की कहानी दे रखी है। मैं तमिलनाडु तट के मछुआरा समुदाय से संबंध रखती हूँ, शुभ लक्ष्मी हूँ। विध्वंसकारी सुनामी मेरे 2 बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को बहा ले गई। सब कुछ नष्ट हो गया। तब से मैं चेन्नई की गंदी बस्ती में रह रही हूँ। मैं यहाँ एक घरेलू नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तथा खाली समय में चीथड़े चुगने में मेरी मदद करते हैं। फिर भी मैं अपनी जगह को याद करती हूँ, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। उन राक्षसी तरंगों को मैं भुला नहीं सकती। मुझे अपने बच्चों का बचाव करना है। यानी कि इसके पास घर मकान सारे सब कुछ है, लेकिन इसकी जो परिस्थितियाँ हैं, इस परिस्थितियों ने इसको झकझोर दिया और वापस वह अपने स्थान पर जाना नहीं चाहती और यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर है। चौथा व्यक्ति कहता है, मैं मनीष गावरकर भंडारा के विज्ञान स्नातक हूँ। ठीक है, यहाँ मुंबई में अपनी स्नातकोत्तर के साथ साथ अंशकालिक नौकरी भी कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ रहने की लागत अधिक है और लोगों को दूसरे के लिए फुर्सत नहीं है। मैं मुंबई आया क्योंकि ये मेरा सपना था। ये नगर उच्च वेतन और बाहर जाने के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। ये व्यक्ति है जो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा है क्योंकि शैक्षणिक सुविधाएँ अधिक है और साथ में नौकरी भी करता है, लेकिन यहाँ लोगों को एक दूसरे को जानने की फुर्सत नहीं है, जिससे एकाकीपन महसूस होता है। और मुंबई है वो लोगों को अवसर भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार के प्रवास देखने को मिलते हैं। ये प्रवास के ही मुख्य कारण है कि किस प्रकार व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होता है। तो ये सारे कारण अपन ने पढ़े। अब आगे के चैप्टर में हम इनको और पढ़ेंगे कि किन कारणों से प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं। धन्यवाद।